So hello friends, a warm welcome in Creative Comrade, and today we are going to discuss labor law question. Labor law question that had been asked by UPSC. तो आज के इस लेक्चर में हम पुराने लेबर लॉ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड पे इकट्ठे किए हैं जो हमारे यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, और आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन डिस्कस करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी लेबर लॉ में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका जो करंट न्यूज है, जो लेबर लॉ से रिलेटेड करंट न्यूज है, आप उसको जरूर रिवाइज करिए, और उसको जो भी करंट करंट न्यूज है उसका एक आप छोटा सा कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। ठीक है ना, उसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने कुछ 15 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन रखे हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपने फेमस कोट। What is our famous quote is, when people lose hope they don't know how much they was close to success, so never give up। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मिनट पहले कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है ना, जूम करने की जरूरत है क्या? नो, ठीक है, इतना ठीक है। अभी हम थोड़ा एक बार चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में जो भी चीज़ें जो कठिन वर्ड हिंदी के हैं उनका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, ये क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम एक्चुअली ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस, एक्चुअली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952 के उपबंध, मतलब उसके अकॉर्डिंग उस प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जो किसी उद्योग में लगी एक फैक्ट्री है जिसमें काम में लगे हैं। ठीक है ना, जिसमें काम में, इस क्वेश्चन का मतलब ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, किसी किसी अगर किसी कंपनी को उद्योग डिसाइड करने के लिए उसमें कितने व्यक्ति काम करने चाहिए। तो इस एक्ट के अनुसार देखिए, आप इस एक्ट को थोड़ा पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है ना। एक्चुअली मैंने अपने इससे मैराथन लेक्चर में इस एक्ट को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये रेलिवेंट हो जाता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको, तो पहले अपन इसका आंसर देते हैं। ठीक है ना। तो कितने तो किसी कारखाने में कितने व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड एक्ट मिसलेनियस प्रोविजन, किसी कंपनी में अगर 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या माना जाएगा? एक फैक्ट्री माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इस 1952 के एक्ट के अकॉर्डिंग उसे फैक्ट्री माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें फ्रेंड्स, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है? इसने पूछा ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं, इस एक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको। तो ये जो एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये कहाँ पे, पहले इसके अप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे लागू होते हैं? पूरे होल इंडिया में लागू होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये एक्ट होल इंडिया में लागू होता है। ठीक है ना। और इस एक्ट में 4 शेड्यूल होते हैं, इस एक्ट में 4 शेड्यूल हैं। ठीक है ना। तो ये जो पहला शेड्यूल है, इसका जो पहला शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? वो इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करता है फ्रेंड्स। शेड्यूल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो इस एक्ट का पहला शेड्यूल जो है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। जो आपका दूसरा शेड्यूल है वो प्रोविडेंट स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है ना। जो आपका तीसरा शेड्यूल है वो पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952 के किस शेड्यूल में पेंशन स्कीम के बारे में बात की गई है, तो वो कौन सा शेड्यूल होगा? शेड्यूल 3। जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है फ्रेंड्स, वो डिपॉजिट लिंक, सॉरी,
डिपॉजिट लिंक स्कीम के बारे में बात करता है, ठीक है ना। डिपॉजिट लिंक स्कीम के बारे में बात करता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट शेड्यूल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करता है, सेकंड शेड्यूल प्रोविडेंट स्कीम के बारे में बात करता है, थर्ड जो हमारा शेड्यूल वो पेंशन स्कीम के बारे में बात करता है, और हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है वो डिपॉजिट लिंक स्कीम के बारे में बात करता है, ठीक है ना। अभी देखिए, तो ये जो आपका एक्ट वो किस किस पे लागू होता है, तो देखिए ये एक्ट जो है, एनी स्टेब्लाइजमेंट विच विच इज फैक्ट्री, अगर कोई भी स्टेब्लाइजमेंट है और वो फैक्ट्री है, ठीक है ना, कोई भी संस्था है अगर वो फैक्ट्री है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री डेफिनेशन के अंतर्गत अगर वो फैक्ट्री है तो उस पर ये आपका एक्ट जरूर लागू होगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है, उसमें 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर ये एक्ट लागू होगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और संस्था है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि इस संस्था पे ये हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 लगेगा, तो उस पे भी ये लागू होगा। तो पहला किस पे लागू होगा, कोई भी फैक्ट्री, किसी भी टाइप की फैक्ट्री, उस पर ये लागू होगा जिसमें 20 या उससे अधिक लोग काम करते हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है तो उस कंपनी पे उस फैक्ट्री पे भी ये एक्ट लागू होगा, ठीक है ना। देखिए, और एक बात इसमें ये और है कि अगर जैसे ये एक्ट एक बार लागू हो गया, अब उस एक्ट के लागू होने के बाद अगर उस फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम कर दी गई है, तब भी ये एक्ट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये एक्ट किस पे नहीं लगता, अगर आपसे पूछा जाए कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 किस पे लागू नहीं होता, तो वो कहा किस पे लागू नहीं होता फ्रेंड्स, वो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 50 से कम वर्कर हैं विदाउट पावर, तो उस पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा न्यू स्टेबलाइजमेंट विथ, जैसे मान लीजिए कोई नई संस्था है, कोई अपना नया फैक्ट्री खोल रहा है, तो उसे 5 साल तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट से छूट दी जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड्स, एक मिनट, थोड़ा फैन चालू करते हैं, बहुत गर्मी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने फैन स्टार्ट कर लिया है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के बारे में कुछ जानकारी दी, ठीक है ना, किस पे ये लागू होगा और किस पे लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो तभी लागू होता था, पहले क्या था, जो बेसिक सैलरी, अगर आपकी बेसिक सैलरी 6,500 से कम है तभी आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है और इसकी सीमा बढ़ाकर 15,000 पर मंथ कर दी गई है, ठीक है ना। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ है तो आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। फॉर डिटेल एनालिसिस यू कैन गो थ्रू गूगल और एनी अदर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका राइट आंसर हो गया कि हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान मतलब किसी इंडस्ट्री में सुलह कार्यवाही मतलब कॉन्सिलेशन के लिए कॉन्सिलेशन, पहले मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में सुलह कार्यवाही के समाप्त होने के कितने दिनों के अंदर कोई कर्मकार हड़ताल पर नहीं जा सकता अगर कोई नियोक्ता तालाबंदी घोषित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब ये पूछा, इसका इंग्लिश में मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसमें कॉन्सिलेशन कार्यवाही हो चुकी है, तो कॉन्सिलेशन कार्यवाही के कितने दिनों के अंदर कोई जो आपका वर्कर है हड़ताल पे नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो कितने दिनों, जैसे आपका कॉन्सिलेशन हो चुका है फ्रेंड्स, तो कितने दिनों तक कोई वर्कर हड़ताल पे नहीं जा सकता फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 7 डे, ठीक है ना। तो सिंपल है, जिन्होंने अगर लेबर लॉ पढ़ा है तो उसके लिए सिंपल है, ओके। सो जिन्होंने लेबर लॉ पढ़ा है उसके लिए तो ये सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर ए हो गया। अब इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं तो लेबर लॉ में आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, डीप में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। यूपीएससी की टेंडेंसी है, आगे आप देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कॉन्सिलेशन, चलिए आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा ही होगा तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसका राइट आंसर 7 डेज होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर थोड़ा मोटा सा है, ठीक है ना, ये एम्प्लॉयर है। अगर मान लीजिए इनके और इनके बीच डिस्प्यूट है, ठीक है ना, अब इनको कॉन्सिलेशन कराना है, तो ये हमारा क्या होता है,
एक वर्क कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क कमेटी कितने टाइम के अंदर, ठीक है ना, वर्क कमेटी अपॉइंट की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि वर्क कमेटी अपॉइंट करने के लिए आपकी इंडस्ट्री में कितने वर्कर होने चाहिए, तो मिनिमम 100 वर्कर होने चाहिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके अलावा एक वर्क कमेटी हो जाती है, दूसरा क्या होता है, कॉन्सिलेशन कराने के लिए, सुलह कराने के लिए एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, और ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर कितने दिन के अंदर इसको रिपोर्ट पेश करना रहता है, 14 डेज के अंदर, ठीक है ना, 14 डेज के अंदर। इसके अलावा थर्ड हम क्या बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन बनाते हैं, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन इसको अपना 2 मंथ के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना रहता है। तो ये कितने मंथ के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है उसे 30 डेज के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा देखिए पहला पहला लेवल क्या हो गया, वर्क कमेटी बना दी, उसके बाद हमने कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया। अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के बाद हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपनी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी रहती है, और कॉन्सिलेशन बोर्ड को 2 मंथ के अंदर, और कॉन्सिलेशन ऑफिसर को 14 डेज के अंदर। तो याद रखिएगा ये टाइम लिमिट। लेबर कोर्ट, अब इसके बाद अगर हमारा इशू नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम कहाँ जाते हैं, लेबर कोर्ट। चलिए मैं इसका एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है ना। पहला जो हमारा क्या होता है, पहला ही हो गया हमारा वर्क कमेटी, ठीक है ना। पहला हमारा ये वर्क कमेटी होगी WC, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाएगा। ये हो गया आपका कॉन्सिलेशन ऑफिसर, ठीक है ना। इसे कितने दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, 14 डेज के अंदर फ्रेंड्स। वेट अ मिनट, एक्चुअली माउस का यूज कर रहा हूँ लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। 14 डेज के अंदर इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा अगर यहाँ पे आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इशू आपको कहाँ जाएगा, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन में जाएगा, ठीक है ना, BOC में चला जाएगा, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन को कितने दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी रहती है, 2 मंथ के अंदर, ठीक है ना। अगर बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन में बात नहीं बनी तो कहाँ जाएगा, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जाएगा, ठीक है ना, COC में जाएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को 30 डेज के अंदर ये रिपोर्ट देनी रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात नहीं बन रही है तो वो कहाँ जाएगा, लेबर कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए लेबर कोर्ट में कौन से इशू जाते हैं, तो लेबर ऐसे इशू जो शेड्यूल 2 के अंतर्गत आते हैं। मैंने अपने मैराथन वीडियो में पढ़ाया फ्रेंड्स कि शेड्यूल 2 के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है ना। तो अगर लेबर कोर्ट में वो विषय जिसमें जो शेड्यूल 2 के अंतर्गत आते हैं वही लेबर कोर्ट में जाएंगे। और लेबर कोर्ट का हेड कौन होता है, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। हाई कोर्ट का जो जज है अगर उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो लेबर कोर्ट का जज होगा, ठीक है ना। इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है ना। और उसके बाद नेशनल ट्रिब्यूनल तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, नेशनल इशू हो गया, तब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आएगा। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा एक्ट नहीं पढ़ा सकता फ्रेंड्स क्योंकि अगर पूरा एक्ट पढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या आप बोलो तो मैं केवल आंसर भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, औद्योगिक विवाद अधिनियम मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के उपबंधों के अनुसार एक विवाद जिसे औद्योगिक विवाद का नाम दिया गया है किनके बीच होना आवश्यक है। कि बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो किसके किसके बीच के इशू को सॉल्व करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच, ठीक है ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच या एम्प्लॉई और एम्प्लॉई के बीच तब अगर कोई भी इशू होता है तब भी उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर वो आता है, ठीक है ना। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोक्ता और नियोक्ता, कर्मकार और कर्मकार, नियोक्ता और कर्मकार, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, फिर से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के उपबंधों के अनुसार मजदूरी शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, ठीक है ना। मजदूरी शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, किसके अनुसार पूछा गया है, 1947 के अनुसार पूछा गया है। देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स, जो आपका वेजेस होता है, ठीक है ना, वेजेस में
वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो वेजेस में सभी रेम्यूनरेशन इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, आपका टीए हो गया, आपका डीए हो गया। लेकिन वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं होता है, वेजेस में आपका बोनस इंक्लूड नहीं होता फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो महंगाई भत्ता इंक्लूड रहता है आपके वेजेस में, कोई यात्रा भत्ता है वो भी आपके वेजेस में इंक्लूड रहता है, या कोई बोनस है, ठीक है ना। बोनस क्या रहता है, बोनस आपके वेजेस का पार्ट नहीं है। कंपनी को बोनस देना है कि नहीं देना है, इसके लिए एक एक्ट भी है, बोनस एक्ट 1956। वो कंपनी डिसाइड करती है उसे कितने मंथ के बाद बोनस देना है और कितने बार बोनस देना है, ठीक है ना। तो वो एक एक्ट के थ्रू डिसाइड होता है। लेकिन सैलरी जो अपना बोनस है वो आपके वेजेस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये एकोमोडेशन के लिए जो रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये हमारे सैलरी का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के उपबंधों के अनुसार कामबंदी का तात्पर्य किसी नियोक्ता की कर्मकार को रोजगार देने में विफलता, इनकार या असमर्थता से है, ठीक है ना, जिसका नाम उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य पंजी मास्टर रोल पर है और उसे किसी कारण से उसकी छटनी नहीं की गई, तो वह कारण कौन सा है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कामबंदी में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए इसका, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ले ऑफ, ठीक है ना, ले ऑफ। अब ये बोल रहा है कि अगर आप ले ऑफ किसी, मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ पीरियड में डाल दिया, ठीक है ना, ले ऑफ में डाल दिया है, तो उस ले ऑफ में डालने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और उसकी छटनी नहीं की, ऐसा उसने बोल दिया कि उसकी छटनी नहीं की गई है, उसको ले ऑफ पीरियड में रखा गया है, तो क्या रीजन हो सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में कोयले या बिजली की कमी हो गई, तब भी आप किसी को, जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में कोयले या बिजली की कमी हो गई, तो उस समय फैक्ट मशीनें नहीं चल रही है, तो काम कम है, तो उस समय आपने क्या किया, कुछ एम्प्लॉय को ले ऑफ में रख दिया, जितने की आपको जरूरत है आप उतने से ही काम करवा रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी रीजन वैलिड है। आगे कच्चे माल की कमी, जैसे मान लीजिए माल ही नहीं आ पा रहा, जो आपका रॉ मटेरियल है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके कारण भी आप कुछ एम्प्लॉय को ले ऑफ में रख सकते हैं, राइट है। स्टॉक का संचयन, जैसे मान लीजिए काफी सारा स्टॉक हो गया है, आप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं लेकिन अभी स्टॉक बिका नहीं है, डिलीवर नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में काफी स्टॉक हो गया, तो आप कुछ समय के लिए प्रोडक्शन रोकना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप ले ऑफ में रख सकते हो। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से शब्दों और अर्थ के कौन से जोड़े कर्मकार प्रतिकर अधिनियम। इसका मतलब है फ्रेंड्स वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923। तो इस एक्ट को भी पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923। तो क्या बोल रहा है कि वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अनुसार इसको सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है ना, सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिए क्या बोला, नाविक, निम्नलिखित में शब्दों और अर्थ के कौन से जोड़े कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबंधों के अनुसार सही है। इसमें आपको पढ़ के पता करना है कौन सा जोड़ी सही है। तो नाविक, कोई व्यक्ति जो किसी जहाज के कर्मी दल का हिस्सा हो परंतु जहाज का स्वामी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, नाविक सही है। संपूर्ण निशक्तता, ऐसी निशक्तता जो अस्थायी या अस्थायी प्रकृति की हो, जो कर्मकार को सभी कार्यों में अक्षम बना दे, जो वह दुर्घटना जिसके परिणाम स्वरूप वह निशक्त हो गया हो के पूर्व निष्पादित करने में सक्षम था। मतलब वो निशक्त हो गया है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उस पर भी आपका वर्कर कंपनसेशन एक्ट लगता है, ठीक है ना। अब नियोक्ता, व्यक्ति का कोई निकाय जो नियोक्ता के प्रबंधकीय प्रतिनिधि को छोड़कर निगमित हो, ठीक है ना, नियोक्ता, व्यक्ति का कोई निकाय जो नियोक्ता के प्रबंधकीय प्रतिनिधि को छोड़कर निगमित हो। अब देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, जो आपके वर्कर कंपनसेशन एक्ट में बताया गया है। तो ये पहला जो क्या हो गया, पहला हमारा एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, ठीक है, नाविक के बारे में बात किया गया है, तो नाविक भी क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, तो इसके बारे में बात की गई है। दूसरा क्या बोला गया है, संपूर्ण निशक्तता, मतलब किस कंडीशन में आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप काम करते करते आपको इंजरी हो जाती है, आप पार्शियली इनकैपेसिटेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाए, उसके बारे में बात की गई। जो तीसरा हमारा है वो बोला कि नियोक्ता, तो नियोक्ता की डिफिनेशन बता रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो कौन होगा, तो व्यक्तियों का कोई निकाय जो नियोक्ता के प्रबंधकीय प्रतिनिधि को छोड़कर निगमित हो, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। ये तो हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ जो वर्कर कंपनसेशन एक्ट है 1923। तो एक्चुअली मैंने अपने मैराथन वीडियो में ये वर्कर कंपनसेशन एक्ट लीव कर दिया था फ्रेंड्स, ठीक है ना।
क्योंकि एक्ट तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, और वहाँ पे जो एक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप वही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वर्कर कंपनसेशन एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा 1923। तो ये देखिए जो वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 है, इसका पुराना नाम, इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है ना। ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है। और ये कब से इफेक्ट में आया था, कब से प्रभाव में आया था, ये 1924 से प्रभाव में आया था, ठीक है ना। इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए आपके इंडस्ट्री में काफी वर्कर काम कर रहे हैं, किसी को चोट लग जाती है, ठीक है ना, या किसी, या आपकी कंपनी में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उसे उसे उनमें से किसी खास रसायन के उपयोग के कारण किसी को कोई बीमारी होती है या किसी की डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में उसे, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपके फैक्ट्री का मालिक है, उसे उस वर्कर को कंपनसेशन प्रोवाइड कराना होगा। इस बारे में बात की गई है, ठीक है ना। इस बारे में इसकी शर्त और कंडीशन बताई गई है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसका मेन एम क्या है वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 का, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अब किन्हें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और किस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी एम्प्लॉई अगर वो मर गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, या उसे कोई डिसेबलमेंट हो गया, ठीक है ना, विकलांगता हो गई है, या उसे पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, टोटल डिसेबलमेंट हो गया, तो उस कंडीशन में कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, और कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के कारण जो भी कॉस्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसे पूरा कॉस्ट का कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई कुछ बातें कि किस कंडीशन में आपका वर्कर कंपनसेशन एक्ट काम करता है। अब वर्कर कंपनसेशन के एक्ट के अंदर फ्रेंड्स 4 शेड्यूल होते हैं, ठीक है ना। शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं शेड्यूल बता रहा हूँ। जो शेड्यूल फर्स्ट है आपका, वो इंजरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो आपका शेड्यूल 2 है, वो लिस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, कि कौन कौन से पर्सन को कंपनसेशन दिया जाए। जो आपका शेड्यूल 3 है, वो एक्यूपेशनल डाइसिस से है ना। जैसे मान लीजिए आपके फैक्ट्री में कोई रसायन यूज हो रहा है, तो उसके कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती है, तो उसके बारे में बात किस शेड्यूल में की गई है, शेड्यूल 3 में बात की गई है। शेड्यूल 4 में फैक्टर फॉर डिसाइड कंपनसेशन, जो कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके शेड्यूल फर्स्ट में किसकी बात की गई है, शेड्यूल फर्स्ट में इंजरी की बात की गई है, ठीक है। और शेड्यूल सेकंड में लिस्ट ऑफ पर्सन की बात की गई है, शेड्यूल थर्ड में एक्यूपेशनल डाइसिस की बात की गई है, और शेड्यूल 4 में फैक्टर फॉर डिसाइड कंपनसेशन की बात की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है कि अकॉर्डिंग टू वर्कर कंपनसेशन और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, तो स्पष्ट लिखा है फ्रेंड्स इस एक्ट में कि जो भी रेलवे सर्वेंट है, ठीक है ना, याद रखिए, जो भी आपके रेलवे सर्वेंट है या जो भी एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर, जो एम्प्लॉय आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉय माने जाएंगे। जो आपके शिप क्रू है, जो आपकी नेवी शिप है उसके जो क्रू है, ठीक है ना, नेवी वो भारत की नौसेना नहीं, जो भी इनलैंड नेवी होती, सॉरी इनलैंड शिप होती है, नेवी नहीं बोलना चाहिए। जो आपके शिप के क्रू हैं वो भी एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। आपके एयरक्राफ्ट के क्रू भी एम्प्लॉय डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपके ड्राइवर हो गए, हेल्पर हो गए, क्लीनर हो गए, ठीक है ना। तो ये सब आपके, अब ये सड़क पे काम करने वाले क्लीनर नहीं फ्रेंड्स, ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है ना। तो ये सब क्लीनर, ये भी आपके एम्प्लॉय के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी एम्प्लॉय के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि कौन से लोग एम्प्लॉय डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते। अकॉर्डिंग टू वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग कौन कौन से लोग नहीं आते, तो वो लोग हैं आर्म्ड फोर्स, ठीक है ना, जो हमारी आर्म्ड फोर्स, जो हमारी सेना है, नेवी है, ये सब हमारे इसके अंतर्गत नहीं आते। तो हमारी जो सेना और नेवी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो एम्प्लॉय के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाता, ठीक है ना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 एंड 3, ठीक है ना, राइट आंसर 2 एंड 3। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सेम है वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संबंधी किसी मृतक वर्कर के आश्रित की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू वर्कर कंपनसेशन एक्ट के अनुसार कौन कौन से जो रिलेटिव है, जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, ठीक है ना, इसकी डेथ हो गई, तो अब इसके कौन कौन से रिलेटिव हैं जो
कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिन्हें कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से, इसके आश्रित की परिभाषा, आश्रित मतलब डिपेंडेंट की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से, तो विधवा और विधवा माता, जैसे मान लीजिए ये वर्कर की वाइफ है, ठीक है ना, तो वो भी, उसे कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो भी आश्रित की कैटेगरी, डिपेंडेंट की कैटेगरी में आती है। या उसकी माँ है, ठीक है ना, उसकी माँ है, लेकिन माँ क्या होना चाहिए, विधवा होनी चाहिए, तभी उसे कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना, इसकी डेथ के बाद, डेथ होने पे कंडीशन है, ठीक है ना। इसके अलावा अवयस्क धर्मज अथवा दत्तक, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई लड़का गोद लिया है, ठीक है ना, कोई लड़का गोद लिया है, तो उसे भी कंपनसेशन, वो भी कंपनसेशन में कवर किया जाएगा। इसके अलावा अविवाहित धर्मज एवं दत्तक पुत्र, ठीक है ना, या उसके अलावा कोई लड़की भी अगर गोद ली गई है तो वो भी इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के अंतर्गत आता है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये धर्मज का मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, धर्मज मतलब शायद धर्मपत्नी हो, ठीक है ना। तो इसका आप मीनिंग सम थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा जरूर, ठीक है ना। अगर आप पूछेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर इसका मीनिंग लिख दूंगा, सर्च करके मैं ही। चलिए, तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट के अकॉर्डिंग तीनों विधवा और विधवा माता, ठीक है ना, विधवा आप जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ है या आपकी माँ है जो विधवा है, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा सॉरी, किसी वर्कर की जो पत्नी है, किसी वर्कर की डेथ के, तो वो उसकी पत्नी और उसकी माँ भी इसके अंतर्गत आएगी। इसके अलावा उसके दत्तक पुत्र, मान लीजिए कोई गोद लिया बच्चा, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 114, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग अनुसूची मतलब शेड्यूल 4 में किसी विषय के बारे में किसी कामगार को लागू सेवा शर्तों को प्रभावित करने के बाद सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले किसी परिवर्तन के संबंध में नोटिस कितने दिनों के अंदर प्रभावकारी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस आपके डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी सेवा चेंज करना चाहते हैं, मतलब अपनी आप सर्विस चेंज करना चाहते हैं, तो जो आपका नोटिस होगा वो कितने दिनों के बाद प्रभावकारी नहीं रहेगा, मतलब कितने दिन के अंदर आप उससे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अगर वो 21 के डे के अंदर उसे आपका एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक अप्रभावी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो कितने दिन के अंदर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 21 के अंदर, 21 डे के। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे अंदर वो शेड्यूल में जाके पूछा है, शेड्यूल 4। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कितने शेड्यूल आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मैराथन वीडियो में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में तो पढ़ाया था, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर जो शेड्यूल आते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था फ्रेंड्स। तो मैं बताना चाहूंगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत 4 शेड्यूल आते हैं, ठीक है ना। हमारे जो 4 शेड्यूल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जो हमारा पहला शेड्यूल वो किससे रिलेटेड है, जो हमारा पहला शेड्यूल सॉरी जो पहला और सेकंड शेड्यूल है फ्रेंड्स, तो वो इस चीज से रिलेटेड है कि इसमें कैसे किस चीज को आप उद्योग मानोगे, ये सब रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पहला और सेकंड शेड्यूल इधर उतना रेलिवेंट नहीं है। जो हमारा शेड्यूल रेलिवेंट है वो क्या है, थर्ड। तो थर्ड हमारा जो शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है, वो मैटर विथ ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैटर विथ ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। इसका हिंदी में मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई मामला कोर्ट में है तो किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, वो थर्ड के। फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात करता है, कंडीशन फॉर सर्विस चेंज। अगर आप सर्विस चेंज करना चाहते हो तो अभी यहाँ पे हमने देखा कौन से शेड्यूल के अंदर, फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत वो बात आती है, ठीक है ना। इसके अलावा फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत क्या क्या आता है, पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बातें शेड्यूल 5 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, इसका राइट आंसर 21 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में कौन से क्रियाकलाप को उद्योग नहीं माना जाएगा। मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के अकॉर्डिंग किसे हम इंडस्ट्री नहीं मानेंगे। तो देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, करंट में भले डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1947 के अकॉर्डिंग। 1947 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो इसका देखिए 1947 के में लिखा गया है कि जो आपके चिकित्सालय या औषधालय हैं, ठीक है ना, उन्हें उद्योग नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई चैरिटेबल क्लब है, ठीक है ना, जो कोई प्रॉफिट गेन नहीं कर रहा है, तो उसे भी हम उद्योग इंडस्ट्री नहीं मानते, ठीक है ना। तो जब आप
पढ़ोगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई घरेलू नौकरी, मान लीजिए आप कोई घरेलू काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई अपना घरेलू व्यापार चला रहे हैं, तो वो भी इंडस्ट्री के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो इंडस्ट्री की कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, फुलफिल करेगा तब वो इसकी कंडीशन आ सकता है। तो ये डाउटफुल है। खादी या ग्रामोद्योग भी एक इंडस्ट्री ही मानी जाती है, ठीक है ना, तो ये भी डाउटफुल है। इसका जो राइट एंड मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स यूपीएससी का क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है, ठीक है ना, यही यूपीएससी क्वेश्चन की खासियत होती है। तो हमें जो मोस्ट डिजायरेबल एंड सुटेबल ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिक करना होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या है, निम्नलिखित में कौन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा के अधीन एक कर्मचारी नहीं होता। अब ये पूछ रहा है कि आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय की परिभाषा क्या है, मतलब कौन सा कर्मचारी, कौन सा पर्सन इसमें एम्प्लॉय नहीं होगा अकॉर्डिंग टू 1950 एक्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा व्यक्ति एम्प्लॉय नहीं होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक या अन्यथा किसी भी प्रकार के कार्य के लिए मजदूरी पर नियुक्त हो, ठीक है ना, तो ये राइट है। कोई व्यक्ति जो नियोक्ता से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वेतन प्राप्त करता है, ठीक है, यह भी एम्प्लॉय होगा। कोई भी व्यक्ति जो ठेकेदार द्वारा उसके माध्यम से उसके कार्य के लिए नियुक्त होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हमने वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आपके एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग पढ़ा था। लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं वो उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाता, ये इसके अकॉर्डिंग 1952 के अकॉर्डिंग बात हो रही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन करंट सिनेरियो बदल गया फ्रेंड्स, करंट सिनेरियो बदल गया, तो ध्यान रखिएगा ये 1952 के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। शिशु के रूप में रखा गया कोई भी, शिक्षु के रूप में मतलब कोई ट्रेनी के रूप में रखा गया कोई व्यक्ति है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ट्रेनी भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है क्योंकि करंट में क्या कर दिया गया है, जो करंट लेबर लॉ आया है तो उसमें बोल दिया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उन्हें वो भी प्रोविडेंट फंड की सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ये करंट जो चेंजेस हुआ है उसमें ऐसा बोला गया है, लेकिन ये 1952 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आंसर यही होगा, ठीक है ना। ये अगेन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 क्वेश्चन नंबर, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, वही है, ठीक है ना, वही एक्ट है 1952 के अधीन निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक राज्यों में शाखाओं वाले स्थापन के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त सरकार है। मतलब वही बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके इंडस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं अलग अलग शहरों में है, ठीक है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग शहरों में है। तो उस कंडीशन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, ठीक है ना, कौन उसे कंट्रोल करेगा। तो राज्य सरकार जहां विवाद उत्पन्न हुआ हो, नहीं, इसे कौन रेगुलेट करेगा फ्रेंड्स, इसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू को देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी अगर आपकी कंपनी है जिसकी अलग अलग सिटी में अलग अलग स्टेट में इसकी ब्रांचेस हैं, तो अगर उसमें डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, रेज होता है, तो उस कंडीशन में कौन इंटरफेयर करेगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इंटरफेयर करती है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, वीडियो की लेंथ देखते हैं कितना बड़ा हो चुका है, 33 मिनट का हो चुका है फ्रेंड्स। इसको जल्दी सॉल्व करेंगे नहीं तो ये 1 घंटे का हो जाएगा। चलिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अध्याय 5B में यथाकथित कामबंदी मतलब छटनी के बारे में, छटनी तो आपने पढ़ा होगा, छटनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। छटनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं हमें बताना है। यह उन औद्योगिक स्थापनों के लिए लागू है जहां पिछले 12 महीने से प्रति कार्य दिवस औसतन कम से कम 100 कामगार नियोजित किए गए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये राइट है। छटनी वहीं पे कर सकते हैं जहां पे 12 मतलब 1 साल के अंतर्गत 100 आदमियों ने काम किया हो, ठीक है ना। तो वहां पे हम छटनी के बारे में रेगुलेशन लगता है, ठीक है ना, रूल लागू होता है, तो ये राइट है। कामबंदी से पहले ये आवश्यक है कि समुचित सरकार जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो पूर्व अनुज्ञा दे, मतलब पूरे सूचना दे, तो ये भी राइट है, ठीक है ना। जब भी आप किसी को ले ऑफ में डालते हो, छटनी करते हैं, तो आपको पहले सूचना देनी पड़ती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। इसके अलावा कामबंदी का प्रतिकर अध्याय 5 में
अधिकथित प्रतिकर का दुगना होता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा फ्रेंड्स, आप मान लीजिए किसी की छटनी कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को ले ऑफ में डाल रहे हैं, तो याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को ले ऑफ में डालते हैं तो उस कंडीशन में जो उसे अलाउंस दिया जाता है, ठीक है ना, जो उसे अलाउंस दिया जाता है वो कितना होता है, वो उसके बेसिक का 50% होता है, ठीक है ना, बेसिक का 50% होता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि उसका दुगुना होता है, दुगुना तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी, ठीक है ना। अब राइट आंसर हमें मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। यदि कामबंदी की अनुज्ञा मतलब रिक्वेस्ट है तो आवेदन प्राप्त करने के 60 दिन के अंदर सरकार कोई उत्तर नहीं देती, जैसे मान लीजिए आपने आपने ले ऑफ की बात की कि अब मैं ले ऑफ करूंगा, ठीक है ना, इतने इतने एम्प्लॉय को मैं ले ऑफ करना चाहता हूँ, आपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो 60 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, ठीक है ना, आप ले ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग पता करना है हमें। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग औद्योगिक अधिकरण मतलब जो ट्रिब्यूनल है, जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, औद्योगिक अधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। देखिए जो आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के अकॉर्डिंग जो हम ट्रिब्यूनल बनाते हैं, ठीक है ना, जो हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाते हैं, वो ट्रिब्यूनल किसके अकॉर्डिंग काम करता है, देखिए फ्रेंड्स, तो वो अपनी पावर लेता है, वो कहाँ से लेगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो 1952 आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952 के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, जो उसके अधीन जो पावर है उसका यूज करेगा। तो ये डीप इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। औद्योगिक अधिकरण मतलब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सदस्य अधिकतम 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं, ये भी राइट है। जो आपके ट्रिब्यूनल के मेंबर है वो 5 साल तक उसके मेंबर रहते हैं। उसके अलावा औद्योगिक प्राधिकरण के अध्यक्ष, जो आपके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे ये ट्रिब्यूनल के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे जो जज होते हैं, ठीक ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो अगर मान लीजिए वो रिटायर्ड जज है, उनके 65 से ज़्यादा है, लेकिन हमें ज़रूरत है, ठीक है ना, तो हम उन्हें हायर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 65 वर्ष के बाद वो फैसला नहीं करेंगे, इसके जज नहीं बन सकते, तो बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगला, औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अनिवार्यतः स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। हाँ ठीक, ये तो कॉमन है भाई कि जो अधिकारी है वो किसी पे डिपेंडेंट या किसी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी क्या है, रॉन्ग है, मतलब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन, ठीक है ना, मतलब वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग जो आपका वर्कर शब्द में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति शामिल है। तो ये ऐसा पूछ रहा है कि आपके वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग आप किसे वर्कर मानेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक व्यक्ति जिसकी नियुक्ति नैमित्तिक प्रकृति मतलब आपने कैजुअली ही, ऑफिशियली नहीं, कैजुअली ही आपने किसी को अपॉइंट कर दिया है, तो मुझे वर्कर नहीं मानेंगे। जब तक किसी का ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तब तक मुझे वर्कर नहीं मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है, किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा अपने रसोई, जैसे मान लीजिए जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने किसी अपने अपने पर्सनल वर्क के लिए किसी वर्कर को रख रहा है, तो उसे भी हम वर्कर नहीं मानेंगे, ठीक है ना, उसे हम वर्कर नहीं मानेंगे। एक परिसर में जहां 15 लोग कार्यरत हैं, किसी सामग्री की मरम्मत करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि एक परिसर बोल रहा है, मान लीजिए कोई संस्था है या कोई जगह है जहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, किसी के रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। तो कि एक परिसर में जहाँ 15 लोग कार्य कर रहे हैं, किसी सामग्री की रिपेयर के लिए नियुक्त किया गया। अब देखिए इस इस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कर उसे ही माना जाएगा, जैसे मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में 20 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री में 20 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तभी उसे उन्हें वर्कर माना जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए किसी वायुयान का कैप्टन, तो हमने एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आपकी अभी आपको बताया है कि जो आपके किसी शिप का क्रू मेंबर है जो भी है, तो वो सब किसके एम्प्लॉय के डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। तो इसमें आपको सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 102, कर्मचारी भविष्य निधि और वही एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया गया है? किसे सम्मिलित किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना स्कीम, कर्मचारी स्थायी पूर्णता अपंगता पेंशन, कर्मचारी विधवाओं की पेंशन। देखिए भविष्य निधि तो राइट है, पेंशन भी आपको मिलती है तो ये भी सही है। पूर्ण अब जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड में ऐसा बताया गया, जब आप पढ़ोगे तो अगर मान लीजिए आपका वर्क के दौरान आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, उस कंडीशन में जो आपको बेनिफिट होता है वो आपके स्पाउस को चला जाता है, ठीक है ना, स्पाउस को जाएगा, या पार्शियली डिसेबल हो जाता है तब भी आपके तब भी आपको बेनिफिट मिलता रहता है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, और ऑप्शन सही है, ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। एडेड पेरिल इतर आपदा के सिद्धांत के अनुसार, एडेड पेरिल के कॉन्सेप्ट के अनुसार, जैसा कि वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 पर प्रयुक्त है, एक कर्मकार मतलब एक वर्कर अपने एम्प्लॉयर को जोखिम के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता यदि दुर्घटना के समय, मतलब किस कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग किस कंडीशन में आपका जो वर्कर है वो एम्प्लॉयर को दोषी ठहरा नहीं सकता, ठीक है ना, किस कंडीशन में? कुछ ऐसा करने का बीड़ा उठाता है जो कर्मचारी को साधारणतः नहीं करना होता और जिससे अधिक खतरा सम्मिलित है। तो ये सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपके बस का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप जबरदस्ती काम करना चाह रहे हो और इसमें बहुत बहुत डेंजर है, तो उस कंडीशन में अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऐसा काम नहीं करना देगा, वो रोकेगा, लेकिन आप फिर भी करना चाह रहे हो, आप हीरो बन रहे हो, तो उस कंडीशन के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। चलिए, ड्यूटी पर मदिरा के प्रभाव में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। अगर वो काम कर रहा है, ठीक है ना, भले उसने शराब पी है, तो वो तब भी वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। अगर उससे उसका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसे कंपनसेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की बनेगी, ठीक है ना। चलिए, इसका राइट राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा देश संकलन, नियोक्ता द्वारा आपके मतलब आपके जो प्रोविडेंट फंड में जो आपका एम्प्लॉयर है कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करता है फ्रेंड्स? तो 12% कंट्रीब्यूट करता है, 10% नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सही नहीं है। अब देखिए भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा, जैसे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा देय अंशदान मूल मजदूरी महंगाई भत्ता प्राधिकरण भत्ता का 10% होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मजदूरी महंगाई भत्ता प्राधिकरण भत्ता का 10% होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे डाउट होगा कि ये क्यों सही नहीं है, ये क्यों सही है। एक्चुअली क्या है, जो 10% हो सकता है लेकिन वो का न्यूनतम हो सकता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 10% हो सकता है लेकिन न्यूनतम किसके बारे में? देखिए आपका बेसिक का 10% नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो अलग, ये क्या बोल रहा है कि आपका जो जो भी आपको अलाउंस मिलता है उसका उसका 10% बोल रहा है, ठीक है ना, उसका 10% बोल रहा है। तो ये सबको कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ये राइट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूनतम की बात कर रहा है तो ये भी सही हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है। मान लीजिए जैसे पैंडेमिक का वो चल रहा है, तो इस समय आपका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो न्यूनतम डिसाइड कर सकती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो काफी कंफ्यूजिंग होगा, आपको डाउट भी हो सकता है, तो आप डाउट रेज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए, मुझे भी कंफ्यूजन है था। चलिए, कर्म वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग किसी वर्कर के नियोजन मतलब किसी वर्कर को हायर के अनुक्रम में या यहाँ लिखा है उद्भूत मृत्यु की दशा में आश्रित द्वारा दावा प्रतिकर के लिए दी गई अधिकतम समय सीमा क्या है? जैसे मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई वर्कर है, ठीक है ना, कोई वर्कर है, अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उसे क्लेम करने की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? 2 वर्ष के अंदर ही उसे क्लेम करना। अगर वो 2 वर्ष के अंदर क्लेम नहीं करता तो वो उसके बाद में उसका क्लेम नहीं माना जाएगा। तो इसकी अधिकतम सीमा क्या होती है फ्रेंड्स? 2 वर्ष। जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें बताई गई हैं। आगे चलते हैं 115, औद्योगिक विवाद अधिनियम मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग कॉन्सिलेशन के लिए जो सुलह बोर्ड मतलब कॉन्सिलेशन बोर्ड किससे किससे मिलकर बना होता है? एक अध्यक्ष अथवा 2 अथवा 4 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष अथवा 2 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष अथवा 3 अन्य सदस्य सरकार ना ना ना। तो जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन है एक अध्यक्ष और 2 अथवा 4 अन्य सदस्य, ठीक है ना।
एक या दो अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन उसके मेंबर क्या होंगे, 4 होंगे। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं। ये एक्चुअली जब आपने पढ़ा होगा तो ये आप गूगल कर सकते हैं या फिर वीडियो यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। एक अध्यक्ष होता है कि 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड में। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो बताइएगा फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड को कितने दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में, ठीक है ना, किसी, मान लीजिए श्रम न्यायालय मतलब आपका लेबर कोर्ट है, का जो मेन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निम्नलिखित में कौन अपात्र है, मतलब किसे आप श्रम मंत्रालय का अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखते हैं, वह किसी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है, ठीक है ना। तो किसी भी जो इसका अधिकारी होता है लेबर कोर्ट का, वो हमेशा हाई कोर्ट का जज ही होता है, ठीक है ना। जज होता है, या फिर वो हो या रिटायर हो चुका हो, जिसे 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो होता है। इसका राइट ये सही है, ठीक है ना। आगे अपात्रता पूछ रहा है, ठीक है ना, कौन एलिजिबल नहीं है। वह 3 वर्षों की किसी अवधि के लिए एक जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश रहा हो, तो जिला न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट का जज ही होगा, ठीक है ना। आगे वह 15 वर्ष नहीं, ये भी सही है, वो 3 वर्षों की अवधि के लिए एक जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश रहा हो, ठीक है ना, ये भी इसका राइट है। वह 15 वर्ष की अवधि के लिए एक वकील, देखिए कोई भी अगर वकील है, ठीक है ना, वकील कभी लेबर कोर्ट का जज, लेबर कोर्ट का हेड नहीं बन सकता फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अपात्र होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप ऑप्शन डी भी पढ़ सकते हैं, वो ग्रेड 3 में भारतीय सिविल सेवा, अगर कोई भारतीय सिविल सेवा का अगर कोई भारतीय सिविल सर्व क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स है, तो वो भी इसका हेड हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन उसे क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो कौन सी जो वर्क कमेटी, जो सॉरी, जो आपकी कमेटी बनती है ना, औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण जो समिति बनती है, मतलब क्या बोलते हैं शिकायत निवारण समिति इंग्लिश में, आ, हम्म, जो फ्रेंड्स मुझे भी तो नहीं, शिकायत निवारण समिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्क कमेटी, कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन बोर्ड, नहीं एक्चुअली ये दूसरा बोल रहा है, ठीक है। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति, अच्छा अच्छा, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जो बोर्ड में कितने मेंबर होने चाहिए आपके, जो आपको कॉन्सिलेशन बोर्ड होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स हिंदी में इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ताकि हिंदी के स्टूडेंट्स को भी समझ में आए, और जो इंग्लिश के वर्ड है तो वो तो मैं इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बता ही दे रहा हूँ, लेकिन जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी, पार्डर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस विधि कानून में, निम्नलिखित में किस कानून में बोधात्मक विस्तारणों का सिद्धांत प्रयोग, अब ये क्या है, बोधात्मक मतलब एक्सटेंशन, मतलब नेशनल एक्सटेंशन है, बोधात्मक मतलब नेशनल एक्सटेंशन, याद रखिएगा। का सिद्धांत, सिद्धांत प्रयोज्य मतलब सिद्धांत दिया गया है, तो किस किस एक्ट में नेशनल एक्सटेंशन का सिद्धांत दिया गया है, तो वो हमारा जो एक्ट है वो वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 है, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली फ्रेंड्स आप इसको इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपने पढ़ा हिंदी में बोधात्मक लिखा है, बोधात्मक का मतलब ये होता है कि आप बोध करके, मतलब आप खुद खुद के खुद की समझ और क्षमता पे आप डिसाइड करो कि ये इसे कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप खुद की समझ और क्षमता पे डिसाइड करोगे। इसका सिद्धांत किस सॉरी किस एक्ट में लिया गया, किस एक्ट में प्रयोज्य है, वो एक्ट क्या है, ऑप्शन ए। तो अगर यहाँ पे आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हो इसका आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 119। कर्मचारी भविष्य निधि है, मतलब हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अधीन जो केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष है, सॉरी, जो केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, तो हमारे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के जो बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये जो हमारा 120 है वो अनयूजुअल क्वेश्चन है, वो हमारे
लेबर लॉ से रिलेटेड नहीं है। तो अभी हमने इस वीडियो में हम फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं लेबर लॉ के, और ऐसे ही मैं 2 या 3 वीडियो और लाऊंगा, ठीक है, टोटल हो जाएंगे 4 वीडियो जिसमें लेबर लॉ के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगेन आई वांट टू से stay tuned on and never give up. Okay, so now let's the complete the video. Thank you.